जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों को मैं गोविंद सर अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गोविंद सर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम साइंस के टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये लगभग हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक जरूर देखें। तो ये क्वेश्चन है टॉप 50 क्वेश्चन। वीडियो को स्किप करने से पहले आप एक बार विश्वास से इन 50 क्वेश्चनों को देखिए, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस ना बढ़ जाए जवाब कहना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन 17 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई आप सभी लोग जानते हैं क्या होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है दोस्तों? एम्पियर होती है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्ट विभवांतर का होता है। ओम किसका होता है? ओम वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। किसका? विभवांतर का या विभव का कह लो। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का। और वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। किसका होता है? शक्ति का मात्रक। अगला प्रश्न है, देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्युत। विद्युत विद्युत में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे आवेश। आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। दूसरा हेडिंग है विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? विद्युत आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। सबसे पहले देखेंगे धनावेश। धनावेश में देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश उत्पन्न होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे, तो क्या होगा? पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ऋणावेश। ऋणावेश क्या होते हैं? ऋणावेश निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋणावेश उत्पन्न होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जितना अधिक बढ़ेगा, ऋणावेश की मात्रा उतनी ही अधिक बढ़ेगी। अगला है इसका उदाहरण, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? कांच की छड़ पर धन आवेश पॉजिटिव चार्ज तथा रेशम के कपड़े पर जब ऋण आवेश निगेटिव चार्ज आ जाता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अस्थैतिक विद्युत स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखेंगे जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में रहती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे अस्थैतिक विद्युत कहते हैं। धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जब विद्युत आवेश गति में होता है तो इसे धारा विद्युत कहते हैं। विद्युत धारा एवं आवेश। जब किसी चालक में विद्युत आवेश बहता है तो हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा बह रही है, या दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसी चालक तार से होकर बहता है। विद्युत धारा एक कैसी राशि? विद्युत धारा एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रॉनों का बहाव। इलेक्ट्रॉनों का बहाव इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं तथा धन टर्मिनल पर धन आवेश पर आकर्षित होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित करते हैं। अर्थात ऋण से किधर बहते हैं? धन की तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन धन टर्मिनल तक पहुंचते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया से बैटरी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं और पुनः ऋण टर्मिनल पर आ जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं। अगला है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? अभी तो हमने डिस्कस किया था दोस्तों। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है?
ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। इसको याद करेंगे। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद कर लीजिए आप वीर फिल्म से। किससे? वीर मूवी से। आइए दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम यह कहता है, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती बोलो या समानुपाती। V प्रोपोर्शनल आई, अर्थात V इक्वल टू आर आई। V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? धारा है। R क्या है? प्रतिरोध है। इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परिपथ में यदि 15 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही हो तथा परिपथ में लगा प्रतिरोध 3 ओम है, तो परिपथ के सिरों पर लगाए गए विभवांतर की गणना कीजिए। तो आप सभी लोग जानते हैं V बराबर आई आर से, तो कितना हो जाएगा? V बराबर आई आर, तो I दिया है, इसमें I दिया है, R दिया है, तो V बराबर आई आर 3 × 5 = 15 वोल्ट। कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 वोल्ट। क्या पूछा था? विभवांतर ही तो पूछा था। विद्युत शक्ति की इकाई मात्रक, अभी हमने बताया था शक्ति की मात्रक क्या होता है? वाट। इसको हम याद करेंगे जब हमारे पास शक्ति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जब हमारे पास शक्ति आ जाएगी तो हम सबकी क्या लगा देंगे? वाट लगा देंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। तो विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा होता है? विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है एमीटर होता है। क्या होता है? एमीटर। ये रहा दोस्तों एमीटर का चित्र, यानी उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट जा रहा है, उसकी मात्रा नापता है। तो एमीटर क्या मापता है? एमीटर जो है, एमीटर मात्रा मापता है। क्या नापता है? मात्रा। और एक होता है गैल्वेनोमीटर, धारा किधर से किधर बह रही, धारा की दिशा। धारा की दिशा कौन मापता है? गैल्वेनोमीटर। तो ये रहा अमीटर, इसी को अमीटर क्या कहेंगे? इसी को अमीटर कहेंगे। और ये रहा गैल्वेनोमीटर। प्लस से माइनस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ देखिए, ये धारा की दिशा बताएगा। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में ही तो होगी। तो ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कितना होता है प्रकाश की चाल? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकेंड। किसमें? प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में। अच्छा दोस्तों बताइए, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी? ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी? ठोस में होगी। किस में होगी? ठोस में होगी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। और जब जब सीधा होगा तब आभासी होगा। ये दर्पण है मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम कोई वस्तु ले लिए और वस्तु की ऊंचाई इतनी है, तो जितना ऊंचा वस्तु बना, जितना लंबा था वस्तु, जितना दूर पर था, अर्थात जितना u इक्वल टू वी, h डैश इक्वल टू h, ये सभी एक दूसरे क्या होंगे? बराबर होंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा। बल का एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस? अवतल लेंस का। निकट के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और दूर के लिए कौन सा लेंस? इसके लिए अवतल लेंस है, अवतल। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष होता क्या है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष होता क्या है? जब हमको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु साफ ना दिखाई दे, तो वहाँ
कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, दूर में हम लोग उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? जब हमको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे। एक होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या है दोस्तों? अबिंदुकता क्या होता है? बुढ़ापे में हमारी जो सीलियरी मसल्स हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, जिससे मनुष्य की आँख की रोशनी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तो हम लोग निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? आवृत्ति की इकाई, आवृत्ति की इकाई बताइए दोस्तों। आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। वाहनों में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो वाहनों में कौन सा दर्पण होता है? वाहनों में होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। देखिए ये उत्तल दर्पण है दोस्तों। कार की एसआई इकाई क्या होती है? तो कार की एसआई इकाई क्या होती है? कार की एसआई एक इकाई होती है जूल। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? वाट में, जूल में, डायोप्टर में या न्यूटन में? तो किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई होती है। विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई होती है जूल। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? तो ध्वनि किस माध्यम में? ठोस में तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। द्रव, गैस, डी ऑप्शन इसका सही है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। दाब की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी वाट। तो क्या होगी? इसकी इकाई होगी पास्कल। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? अभिसारी होता है। अब देखेंगे रसायन विज्ञान के 18 से 34 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो सरल क्वेश्चन पर हम लोग समय नहीं लगाएंगे। H2O होता है। बताइए भारी जल का सूत्र बताइए आप लोग। भारी जल का फार्मूला क्या होगा? भारी जल का होगा D2O। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? किस रंग में बदल देता है? तो हम लोग इसको याद रखेंगे अनिल से। किससे याद रखेंगे? अनिल से। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल में बदलता है। किस में बदलता है? लाल में बदलता है। ऑप्शन सी इज राइट। क्षार क्या करता है? क्षार लाल को किस में बदलता है? क्षार लाल को किस में बदलता है? लाल को नीले में बदलता है। इसको याद करेंगे छलनी से। किससे याद करेंगे? छलनी से। क्षार किसको? लाल को नीला करता है। NaCl किसका फार्मूला है? ये सभी लोग जानते हैं आप लोग। किसका है ये? साधारण नमक का। बताइए बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। धुलाई वाले सोडा क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2। तो इन फार्मूलों को देखे रहिए दोस्तों, ये फार्मूले पूछे गए हैं। जंग लगना किसका उदाहरण है? तो जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अपचयन का, ऑक्सीकरण का, उदासीनीकरण का, अपघटन का। तो किसका उदाहरण है दोस्तों? बताइए आप लोग। ये उदाहरण है ऑक्सीकरण का। किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की कौन सी धातु होती है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। क्या? लिथियम। अगला प्रश्न,
पीएच मान दर्शाता है, पीएच मान 7 दर्शाता है, सॉरी 7 क्या दर्शाता है, 7 दर्शाता है कि कोई भी तत्व या धातु उदासीन है। क्या है? उदासीन है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, अभी हमने डिस्कस किया है दोस्तों ऊपर, क्या होता है? बी ऑप्शन, CaOCl2। हाँ, ये किसका है बताइए दोस्तों, ये फार्मूला किसका है? इसमें हम जोड़ दिए 10H2O, तो किसका हो जाएगा? धामन सोडा का। किसका हो जाएगा? धामन सोडा का। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का सबसे हल्का अंश कौन सा होता है? तो पेट्रोलियम का सबसे हल्का अंश क्या होता है? कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, LPG। नहीं दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं गैस माध्यम वाली सबसे हल्का तो LPG इसका सही ऑप्शन है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो सी विकल्प इज राइट। कितनी होती है? 4 होती है। एथेनॉल का सूत्र है, एथेनॉल का सूत्र है, तो एथेनॉल में आप लोग जानते हैं कार्बन 2 हाइड्रोजन 5, कार्बन 2 हाइड्रोजन 5, 2 कार्बन के साथ हाइड्रोजन, चलिए लगाइए कैसे बनेगा इसका, कैसे बनेगा? सी हाइड्रोजन कितने हैं? 5 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 है। सी कितने हैं? 2। हाइड्रोजन 1 2 3 4 और ये 5, और एक क्या लगा दें? OH लगा दें। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लवोसियर नामक वैज्ञानिक ने। इसी को ऐसे आप लोग लिख लीजिए, लेवोसियर, लेवोसियर। ये भी सही है दोस्तों। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4। क्या होता है दोस्तों? CaSO4 इंटू 2H2। यदि इसको हम क्या करें, यदि इसको हम गर्म करें, क्या करें? हीटिंग प्रदान करें, हीटिंग प्रदान करेंगे तो इसमें पानी के 1.5 अणु, 1/1/2, कितना? 1/1/2 अणु निकल जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये किसका होता है? ये POP का होता है। किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। बताइए दोस्तों, ये किसका फार्मूला है? ये है चूना पत्थर का। किसका है? चूना पत्थर का। इसको आप लोग संगमरमर कहते हैं। ये किसका है? ये किसका है दोस्तों? आप सभी लोग जानते हैं, ये बिना बुझा चूना का है। किसका? बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना का है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को पीटकर चादर बनाना क्या कहलाता है? धातुओं को पीटकर चादर बनाना कहलाता है आघातवर्धनीयता। क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता। तन्यता क्या होता है दोस्तों? धातुओं को पतले तार के रूप में, पतले तार के रूप में, पतली तार के रूप में फैलाना। सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी होती? सोना होती है। सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी होती? सोना। सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीयता धातु कौन सी होती? तो चांदी होती है। क्या होती है? चांदी होती है। चालकता क्या होती है? बिजली का इन्फ्लुएशन या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या? वही चालकता कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है? ये अम्लीय नेचर की गैस होती है। अच्छा, पता कैसे चला कि अम्लीय नेचर की गैस होती है? ये कैसी गैस होती है? अम्लीय गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जब जल से मिलेगा क्या बनाएगा? H2CO3 बनाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोनिक अम्ल कहेंगे।
और ये एक प्रकार की क्या है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है। जैसे SO2 है, इसमें जब जल मिला तो क्या बना, H2SO4 बना। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। इसी प्रकार NO2 है, इसमें जब जल में मिला तो ये क्या बन गया, क्या बना दोस्तों, ये HNO3 बना। ये नाइट्रिक अम्ल, ये सभी क्या हैं, ये सभी अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। अम्लीय वर्षा का pH मान लगभग कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का pH मान लगभग 5.5 होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे प्राकृतिक कठोर कौन सा होता है, हीरा होता है दोस्तों, हीरा। अब देखेंगे जीव विज्ञान के हम 35 से 50 तक। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इनको जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण आप सभी लोग जानते हैं पत्तियों में होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। आप लोग देख लीजिए, ये मनुष्य का पाचन तंत्र है। तो मनुष्य का पाचन पूछेगा क्वेश्चन, कहाँ से शुरू होता है, तो मनुष्य का पाचन मुख से शुरू होता है। मुख से कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। पाचन की क्रिया में मुख से शुरू होती है, क्योंकि मुख में क्या होता है, मुख में लार होती है। क्या होती है, लार होती है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जा से जल और जा से जाइलम। जा से जल और जा से जाइलम किसके द्वारा होगा दोस्तों, जाइलम के द्वारा। और खनिज लवण का वहन किसके द्वारा होता है, खनिज लवण या भोज्य पदार्थों का वहन तो फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन अंग है, मनुष्य में बताइए श्वसन अंग कौन सा है, तो मनुष्य में श्वसन अंग कौन से होते हैं, तो मनुष्य में फेफड़े श्वसन अंग। अगला क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए की खोज किसने की थी बताइए, डीएनए की खोज की थी वाटसन एंड क्रिक महोदय ने। इसीलिए इनको, इस काम के लिए इनको 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अनुवांशिकी का जनक कौन है, तो अनुवांशिकी के जनक कौन है, अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल से सवाल पूछा जाता है दोस्तों, मेंडल कहाँ के थे, तो मेंडल ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया के थे, कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। अच्छा, मेंडल ने कितने नियम दिए थे, तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन नियम दिए थे, पहला नंबर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपविभवन का नियम। तो मेंडल ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। इसी में जो है ऊर्जा किस रूप में होती है, इसमें एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है, वृक्क के किडनी का कार्य क्या है, क्या कार्य है, बी विकल्प इसका सही है, मूत्र बनाना। क्या बनाना, मूत्र बनाना। पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन कब होता है, केवल दिन में,
केवल दिन में, केवल रात में, दिन रात दोनों में, कभी नहीं। बताइए दोस्तों। तो पौधों में श्वसन कब होता है? पौधों में श्वसन दिन रात दोनों में होता है। पौधों में श्वसन कब होता है? दिन रात दोनों में होता है। हाँ, अगर पूछता प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो ओनली दिन में। एड्स रोग किस वायरस से होता है? तो एड्स रोग किस वायरस से होता है? एड्स रोग HIV वायरस से होता है। HIV फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म बताइए। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है दोस्तों। देखिए लिखा हुआ, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस is a virus that attacks cells that help the body fight infection. There is no cure, but it is the treatable with the medicine. ये treatable है। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है दोस्तों? तो सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेट सहायक होता है। मानव आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश सबसे पहले किससे टकराता है? सबसे पहले किससे टकराएगा? सबसे पहले कार्निया से। किससे टकराएगा? ऑप्शन ए रेटिना से, ऑप्शन बी कार्निया से, ऑप्शन सी लेंस से, ऑप्शन डी पुतली से। किससे टकराएगा? बताइए दोस्तों, किससे टकराएगा? बी विकल्प सही है दोस्तों। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही, कार्निया से टकराएगा। तो आप सभी लोग प्यार दुलार बनाए रखिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग कोशिश ये करिए कि सपोर्ट ज़रूर करिए, और साथ ही साथ क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए। ये सब वही क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो समय से आप लोगों को मिल सके। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।